पूरा देश कह रहा है अब की बार खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 19 अप्रैल से शुरू होने वाला ये मार्का मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता हुआ आखिरकार 1 जून को एंड हुआ। जी हाँ, इंडिया में होने वाला 2024 का ये इलेक्शन एक लंबा सफ़र था जो कि 6 हफ्ते जारी रहा। मोटी मोटी बात करें तो एक तरफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए थी जिसको बीजेपी लीड कर रही थी। बीजेपी के साथ की एलाइज 2 बड़ी पार्टियां थीं जिनमें तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी और जनता दल पार्टी यूनाइटेड शामिल थीं, जबकि एनडीए के अगेंस्ट अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी थीं और इस अलायंस को नाम दिया गया था इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया, जिसको कांग्रेस लीड कर रही थी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी वगैरह इसमें शामिल थी। पार्लियामेंट की 543 सीट्स में से बीजेपी को मेजॉरिटी सीट्स जो कि 272 बनती हैं हासिल करनी थी, जैसा कि पिछली दोनों बड़ी टर्म्स में हो चुका था। The NDA has won the election of 2014. 347 seats, a clear majority. 2014 के इलेक्शंस में बीजेपी ने 282 सीट्स हासिल की जो कि 2019 में मजीद बढ़ के 303 तक पहुंच गईं, जिस वजह से बीजेपी पिछली दोनों टर्म्स में एनडीए के बगैर इंडिया में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई थी। वैसे देखा जाए तो एनडीए के साथ मिला के 2019 में टोटल नंबर ऑफ सीट्स 353 तक पहुंच गया था। खैर, आज के हालात पे वापस आते हुए इस बार तो बीजेपी और एनडीए अलायंस काफ़ी पुरजोश थे। वो ये मान चुके थे कि इस मर्तबा तो 400 पार करके ही रहेंगे, इसलिए आपको ये नारा भी सुनने को मिला। अब की बार लेकिन रिजल्ट्स आने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि सब हैरान। The results were nothing short of a Netflix thriller. बीजेपी इस मर्तबा तो 272 सीट्स ही ना ले पाई, इनकी गाड़ी तो 240 ही पे आके रुक गई, जबकि एलाइज को साथ मिला के भी ये नंबर 293 तक ही पहुंच सका। इसके मुकाबले में इंडिया अलायंस 232 सीट्स हासिल करने में कामयाब हुई, जिसमें 99 सीट्स कांग्रेस की थीं। याद रहे कि 2019 में इंडिया अलायंस सिर्फ 91 सीट्स ही हासिल कर पाई थी, जिसमें कांग्रेस की सिर्फ 52 सीटें शामिल थीं। खैर, बीजेपी अब की बार भी 240 सीट्स के साथ भारत की सबसे बड़ी पार्टी साबित हुई है, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी वो नहीं रही जो कि पहले थी। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया के लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी लोकसभा की टोटल सीट्स का सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल से आता है, जहां यूपी से 80 सीट्स, महाराष्ट्र से 48 और वेस्ट बंगाल से 42 सीट्स शामिल हैं। तो 543 सीट्स में से 170 सीट्स सिर्फ इन 3 स्टेट्स ही से आती हैं। इनमें से भी यूपी पहले नंबर पे है। तो जिसके पास भी यूपी की हमायत आ गई तो समझो इंडिया में गवर्नमेंट उसी की बनेगी। 2014 में बीजेपी यूपी से 71 सीट्स लेती है। 2019 में ये सीट्स कम होके 62 तक पहुंच जाती हैं, जबकि 2024 यानी इस बार के इलेक्शंस बीजेपी के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं थे, क्योंकि यूपी से बीजेपी सिर्फ 33 सीट्स ही लेने में कामयाब होती है, जबकि इंडिया अलायंस यूपी से 43 सीट्स लेने में कामयाब हो जाती है, जिसमें से समाजवादी पार्टी की 37 सीटें शामिल हैं। कुछ यही हाल महाराष्ट्र में भी हुआ, जहां 48 में से 30 सीटें इंडिया अलायंस ने जीतीं, जिनमें से कांग्रेस की 13 सीटें शामिल थीं, जबकि बीजेपी यहां से 10 सीटें ही ले सकी। तो यहाँ भी इंडिया अलायंस आगे रही। यूपी और महाराष्ट्र के साथ वेस्ट बंगाल में भी बीजेपी को कुछ अच्छी खबर नहीं मिली। जहाँ 2019 में बीजेपी ने 18 सीटें ली थीं, वहीं 2024 में बीजेपी 6 सीटों से हाथ धो बैठती है और सिर्फ 12 सीटें ही ले सकी, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी इस बार के इलेक्शंस में 29 सीटों को अपने नाम करने में कामयाब रही। याद रहे कि 2019 के इलेक्शंस में टीएमसी 22 सीटें ही ले सकी थी। तो तीनों जगहों पे हमें वो कुछ देखने को मिला जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बीजेपी फिर भी ज़्यादा सीटें लेने में तो कामयाब हुई, लेकिन अकेले हुकूमत नहीं बना सकी।
इसी वजह से इसको एनडीए की तरफ देखना पड़ रहा है। अब जब तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जब इस पोजीशन में हैं कि बीजेपी इनकी हेल्प के बगैर हुकूमत नहीं बना सकती, तो ये दोनों पार्टीज अपनी अपनी डिमांड्स सामने रख रही हैं, जिनको मानना एक तरह से अब बीजेपी की मजबूरी बन चुका है, क्योंकि इसके बगैर चारा नहीं। अब ये मसला इस टर्म में तो चलता ही रहेगा, क्योंकि बीजेपी को इन दोनों पार्टी से बना के रखनी पड़ेगी। अब अगर हम अपोजिशन की बात करें तो गवर्नमेंट को अब की बार एक टफ अपोजिशन का सामना भी रहेगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से तो रिसेंटली बीजेपी पे स्टॉक मार्केट स्कैम करने पर इन्वेस्टिगेशन की डिमांड भी की जा रही है। खैर, बीजेपी ने इसको मानने से तो इनकार किया है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि अगली बार हमें कुछ नया देखने को मिल सकता है। आखिर में ये कहता चलूं कि जहां बीजेपी की गवर्नमेंट ने कई तरक्याती काम कराए और इंडियन इकोनॉमी को बहुत आगे पहुंचाया, वहीं सोसाइटी के लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और डिस्क्रिमिनेशन जैसे फैक्टर्स की वजह से इंडिया के अवाम, स्पेशली यूथ ने अपना रुख कांग्रेस की तरफ मोड़ लिया है। आज की यूथ से कोई बात भी ढकी छुपी नहीं रह सकती कि हुकूमत कुछ भी करे और यूथ की तरफ से कोई रिएक्शन ना आए। अब वो दौर गया जब बंद कमरों में फैसले हुए करते और अवाम को कुछ पता ना चलता। आज की डिजिटल एज में सब अवाम के सामने है, जिस वजह से बीजेपी से यूथ दूर होती जा रही है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए बने रहिए।